यूएस और ईरान वॉर अब लगभग रुक चुकी है। कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं वो शेयर करूंगा। मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वो कंपनीज जिनको इसलिए इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि उनके सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट बढ़ गए थे। जैसे जो कंपनीज कच्चा तेल खरीदती थी, नेचुरल गैस खरीदती थी, एलपीजी खरीदती थी या केमिकल खरीदती थी मिडल ईस्ट से, और उनके प्राइसेस इंक्रीज हो चुके थे, तो इनके कॉस्ट प्राइस पर इम्पैक्ट आ रहा था। या इनको सप्लाई चेन का कंस्ट्रेंट थे कि आगे जाके और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे या इनको मिलेगा ही नहीं, तो उसके वजह से इन कंपनीज में इशू थे। तो ये ऐसी कंपनीज है जो अपने वॉर स्टार्ट होने के बाद इनके स्टॉक प्राइस की काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। दूसरी, वो कंपनीज जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में सेल करती थी या कर सकती हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनको कवर करेंगे क्योंकि यूएस ने नेवल ब्लॉकेट कर रखा था, तो वो वाला सेल वाला पार्ट मिडल ईस्ट में हो नहीं पा रहा था इन कंपनीज का, तो वो अब वापस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर जो 60 डे का सीज फायर की बात हो रही है वो एक्सटेंड हो जाता है या फिर सब कुछ कंक्लूड हो जाता है, तो इवन मोर एडवांटेज है क्योंकि ईरान का मार्केट भी खुल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ऐसी कंपनीज जो सामान मंगाती है। फर्स्ट थिंग, डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करेंगे, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, प्लस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कच्चा तेल जो कंपनीज मंगाती हैं, उसमें सबसे ऑब्वियस नाम है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ने कुछ प्राइस हाइक भी किया पेट्रोल डीजल में, पर इतना नहीं किया जितना इनको नुकसान हो रहा था। तो ये इन कंपनीज को काफ़ी पिटाई की गई है पिछले जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। तो इसमें यू कैन लुक एट इंडियन ऑयल जो लगभग 25% नीचे है जब से इस वॉर का स्टार्ट हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगभग 11% नीचे है जब से वॉर स्टार्ट हुई है। भारत पेट्रोलियम लगभग 23% नीचे है जब से वॉर स्टार्ट हुई है, तो इनको आप ट्रैक कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इंडिया की कोशिश है कि हम ईवी की तरफ मूव करें, तो मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनीज, ये सेक्टर इतना पसंद नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में इनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगली बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल की। पेट्रोकेमिकल वो कंपनीज हो गई जो क्रूड ऑयल ले रही है और उससे केमिकल बना के आगे बेच रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम है रिलायंस का, जो लगभग 3% डाउन है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। पहले ये काफ़ी डाउन थी, इसने कुछ रिकवरी दिखा दी है। इस पे एक और इम्पैक्ट है क्योंकि हमने, यानी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इस स्टॉक पे आया हुआ है। और जनवरी से लगभग ये इसका स्टॉक प्राइस 15% नीचे चल रहा है। इवन इफ वॉर स्टार्ट होने के बाद सिर्फ 3% नीचे है, पर उससे पहले भी ये 12% नीचे ही चल रहा है। अगली कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो। इसका शेयर प्राइस लगभग 25% नीचे है दिसंबर से, और वॉर स्टार्ट होने के बाद 10% नीचे है। इस स्टॉक की और भी पिटाई हुई है क्योंकि कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस आए थे लास्ट ईयर इंडिगो के अंदर, जो आपने सबने सुना होगा कि फ्लाइट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं और ये सब चीज़ें हुई थी। उस चक्कर में इस स्टॉक की पिटाई हुई है क्योंकि इसके जो सीईओ है उनको भी निकाल दिया गया था उसके बाद। पर ये मेरे को डिसेंट वैल्यूएशन पे लग रही है, इंडिगो को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगली कंपनी है पेंट सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हम कंपनीज की बात करेंगे। इसमें 3 कंपनीज की बात करेंगे क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे क्रूड ऑयल का काफ़ी यूज़ आता है। लगभग इनके जो कॉस्ट, मटेरियल में जो कॉस्ट होती है क्रूड ऑयल की, वो 30% के आसपास होती है। इसमें आप देख सकते हैं एशियन पेंट को, जो लगभग लगभग 2.5% डाउन है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। इसने काफ़ी रिकवरी ऑलरेडी दिखा दी है क्योंकि इस स्टॉक की काफ़ी पिटाई पहले से चल रही है। लगभग 2021 से पेंट की कंपनी चल नहीं पा रही है। पहले इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद इसमें कंपटीशन इंक्रीज हो गया जब से बिरला ओपस ने इसमें एंट्री ले ली है। आप बर्जर पेंट को देख सकते हैं, पर ये स्टॉक भी ऑलरेडी रिकवरी दे चुका है। वॉर स्टार्ट होने के बाद ये पहले गिरा था और अब 9% ऊपर के आसपास है। पर अगर 2021 से देखोगे आप, तो ये अपने 2021 में जितने प्राइस पे था उससे 21% नीचे ही मिल रहा है। तो ये पूरा सेक्टर बीटन डाउन सेक्टर है, पर इसमें एक उम्मीद है कि क्या इसके बाद इनके कॉस्ट प्राइस कम हो जाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो साथ में एशियन पेंट के पेंट, बर्जर पेंट के पेंट की बिक्री बढ़ने लग जाएगी। पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं काफ़ी समय से। आप ग्रासिम को देख सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रही है। ये बिरला ओपस की कंपनी है, बिरला ओपस जो सेल कर रही है, और ये स्टॉक वॉर स्टार्ट होने के बाद 10% ऊपर है। पिछले लगभग 2021 के बाद से 255% की रिटर्न दे चुका है। तो इसने काफ़ी सारा मार्केट कैप्चर किया है पेंट इंडस्ट्री में। इसके और भी
डिफरेंट सेगमेंट में ये काम करती है, सीमेंट में काम करती है, प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काम करती है। तो इसके और भी काफ़ी सारे बिजनेस है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसकी Q4 रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। अगला सेक्टर है टायर सेक्टर। ये मेरा बहुत पसंद का सेक्टर है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे ईवी कार्स आ जाए, चाहे ऑटोनोमस कार्स आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, टायर एक ऐसी चीज़ है जो हर कार में लगेगा। और रोड पे अगर कार चलेगी तो टायर घिसेगा भी और नया टायर भी लगेगा। लोगों को लगता है ये कमोडिटी प्रोडक्ट है, पर इसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई भी इसको बहुत इजीली उठा के नहीं कर सकता। तो ये इंडस्ट्री मेरे को बहुत पसंद है। मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अगले हफ्ते में कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो पहली कंपनी की बात करते हैं, MRF। लगभग 12% नीचे जब से वो स्टार्ट हुआ है, और 20% नीचे जब से इसका ऑल टाइम हाई लगा है उसके बाद से। अपोलो टायर लगभग 20% नीचे जब से वो स्टार्ट हुआ है, और 30% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। C8 टायर्स 12% नीचे है लगभग जब से वो स्टार्ट हुआ है, 21% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। गुडईयर, इस कंपनी का 1 महीने पहले IPO आया था, तब से ये 8% नीचे है, तो इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनियों का, जो बेसिकली सामान इधर से उधर लेके जा रही है। इनको भी काफ़ी पेट्रोल डीजल चाहिए, इनमें भी काफ़ी पिटाई हुई है। जैसे ब्लू डार्ट की 15% के आसपास पिटाई हुई है, VRL लॉजिस्टिक की 17% पिटाई हुई है जब से वो स्टार्ट हुआ है। तो ये होगी क्रूड ऑयल वाली कंपनीज। अब बात करते हैं LPG वाली। LPG का काम आता है कुकिंग के अंदर। तो कुकिंग में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट वाली जितनी कंपनीज है, तो मैंने 2 कंपनीज देखी हैं। जुबिलियंट फूड वर्क्स, जो हमारी डोमिनोज वाली कंपनी है, 16% डाउन है जब से वो स्टार्ट हुआ है। देवयानी इंटरनेशनल 11% डाउन है जब से वो स्टार्ट हुआ है, तो इन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात करें, तो नेचुरल गैस काफ़ी काम आता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। तो इसके कारण आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कुछ इम्पैक्ट हुए हैं, खासकर जो AC मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी, तो उन पे एक प्रेशर बिल्ड हुआ था बीच में। पर आप देखोगे अगर एम्बर एंटरप्राइज, इसकी Q4 रिजल्ट्स आए हैं, जिसके बाद से इसकी और ज़्यादा पिटाई हुई है। ये स्टॉक लगभग 7% डाउन है जब से वो स्टार्ट हुई है, पर बीच में ये राइज करने लग गया था, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड था कि Q4 रिजल्ट्स अच्छा आ जाएंगे, AC की सेल्स ज़्यादा होंगी, AC ज़्यादा बिकेगा। पर वैसा हुआ नहीं। तो मतलब रिजल्ट ठीक थे, पर स्टॉक की 16% पिटाई हो गई है जब से इसने रिजल्ट दिए। और इसके चक्कर में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक और शेयर है, जो अपने ऑल टाइम हाई से 55% नीचे चल रहा है, तो उसकी भी काफ़ी हद तक पिटाई हुई है। और ये स्टॉक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट वॉर स्टार्ट होने के बाद 25% नीचे। इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें मेरे फादर ने इन्वेस्ट कर रखा है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का या इंक्रीज करने का। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की। ये ऐसा सेक्टर है जिसको नेचुरल गैस भी चाहिए, प्लस कुछ केमिकल्स भी चाहिए, पर इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कुछ फर्टिलाइजर्स कंपनी ऐसी हैं जिनको फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई तो वहाँ से प्रोडक्ट आने पड़ा मिडल ईस्ट कंट्रीज से, तो ये बेच पा रही हैं। तो ऐसी कंपनी जो केमिकल्स खुद बना रही थी, उनको फ़ायदा हुआ था। पर ऐसी कंपनीज जो केमिकल इंपोर्ट कर रही थी, उनके कॉस्ट इंक्रीज हो गए, तो उनको घाटा हुआ है। तो इसमें 3 कंपनीज की मैं बात करूँगा। पहले चंबल फर्टिलाइजर्स, ये सिर्फ 2% डाउन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी सब्सिडी दे दी थी, इनके कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुए। पर क्योंकि ये यूरिया बनाती है, और यूरिया बनाने में गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी दी है और इंक्रीज भी की है, जिससे फार्मर्स के प्राइस इंक्रीज ना हो। अगली कंपनी है कोरोमंडल। इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये 22% नीचे है अपने वॉर स्टार्ट होने के बाद, और इस पर कोई सब्सिडी भी नहीं मिली, क्योंकि ये फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर्स बनाती है, जिसके लिए काफ़ी सारा हमें फॉस्फेट चाहिए, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज से आता था। पर इस पर एक और इम्पैक्ट है, चाइना ने भी अपना फॉस्फेट बैन कर रखा है जो वो एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सप्लाई चेन कंस्टेंट बना हुआ है और प्राइसेस हाई हैं। एक कारण ये भी है कि एक सल्फर जो केमिकल है, वो काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट कंट्रीज से आता है, वो रुक चुका है, जिसकी वजह से चाइना ने ये बैन लगाया था एक्सपोर्ट पे, और ये बैन लगभग अगस्त 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद उम्मीद है कि इस कंपनी का जो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुआ है वो वापस डाउन आ जाएगा, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट। इस पर भी इम्पैक्ट आना चाहिए था जितना इम्पैक्ट कोरोमंडल पे आया है, क्योंकि ये भी काफ़ी उसी टाइप के फर्टिलाइजर बनाती है। पर अच्छी बात ये है, इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा होने के कारण इसने जो भी प्रोडक्शन करना था, जो केमिकल चाहिए थे, इसने खुद ने ही बना लिया और उसको यूज़ कर लिया। तो इनके
पे इतना इम्पैक्ट आया नहीं है। शेयर प्राइस इनका लगभग 5% ऊपर ही है अगर मैं वो स्टार्ट करने के बाद की बात करूं। इनके साथ एक और अच्छी बात है, इस कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बाहर की कंपनी के साथ, तो इनके प्राइसेस इतनी जल्दी इंक्रीज भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनको एक फिक्स रेट में जो फॉस्फेट चाहिए वो मिलता है। ये चीज़ कोरोमंडल ने नहीं कर रखी है। अब उन कंपनीज की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन है जहाँ पे मिडल ईस्ट में हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी, पर वो एक्सपोर्ट करना रुक गया क्योंकि यूएस ने नेवल ब्लॉकेट लगा रखा था, या यूएस सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे, जो अब हट सकते हैं पोटेंशियली। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है राइस इंडस्ट्री का। चावल, बासमती चावल मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ईरान में, हर जगह काफ़ी कंज्यूम होता है, और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती चावल का। इसमें यू कैन लुक एट टू कंपनीज। वन इज KRBL, जो इंडियन गेट वाली कंपनी है, जो इंडियन गेट ब्रांड से चावल बेचती है। इसका स्टॉक लगभग 0% पे ही चल रहा है जब से वॉर स्टार्ट हुई है, पर 25% नीचे चल रहा है पिछले इसके जो रिसेंट है उससे, क्योंकि इस पर गवर्नेंस इशू आए थे लास्ट ईयर में, जब इसके जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि कंपनी में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, सारी चीज़ें उनको ढंग से रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, तब वो निकल गए थे। तब से ये स्टॉक गिर रहा है। पोटेंशियली यहाँ पे एक सपोर्ट इसको मिल सकता है, इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को भी, KRBL। अगली कंपनी है LT फूड। ये स्टॉक लगभग 3% डाउन है जब से वो स्टार्ट हुआ है, और पर इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। यूएस में इसके ज़्यादा क्लाइंट्स है, यूएस का 50% जो भी इसका रेवेन्यू आ रहा है यूएस से आ रहा है, और यूएस पे जब टैरिफ लगे थे तब से ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील भी बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगी। इवन कुछ साइंस हमें अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दिए हैं कि बहुत जल्दी हम ये साइन कर लेंगे डील, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं LT फूड को। अगला सेक्टर आता है ज्वेलरी सेक्टर। तो ज्वेलरी सेक्टर दुबई में, मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा बिकता है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं उनको और उनको वहाँ पे बेचते हैं। तो इसमें यू कैन लुक एट टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स। टाइटन लगभग 5% नीचे है, कल्याण ज्वेलर्स लगभग 14% नीचे है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। इनका एक और कारण है क्योंकि PM मोदी ने बीच में एक स्टेटमेंट दे दिया था कि आप गोल्ड खरीदना कम कर दें, जो भी इंडियंस हैं, जिससे इंडिया का रुपया इतना कमज़ोर ना हो। पर अगर अब वो, चूँकि वॉर ख़त्म हो जाएगा, तो अगर वो रिक्वेस्ट अब हट जाती है, तो एक तरीके से जो ड्रॉप का अंदाज़ा लोग लगा रहे थे कि गोल्ड खरीदना कम हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट भी चला जाएगा। कल्याण ज्वेलर्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, अपनी होल्डिंग को मैं होल्ड करूँगा, अच्छा खासा मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका शेयर लगभग 55% डाउन है जनवरी से, क्योंकि जनवरी में कुछ रूमर्स चले थे कि इसके प्रमोटर को अरेस्ट कर लिया गया है वगैरह वगैरह, जिसके बाद इस स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है उसके कारण भी। तो इस पर डबल इम्पैक्ट है, एक तो कल्याण प्रमोटर वाला है, प्लस एक गोल्ड प्राइसेस, जो गोल्ड की रिक्वेस्ट की गई है PM मोदी के द्वारा, उसका इम्पैक्ट है। अगला सेक्टर है, 3 सेक्टर है, पर इनके लिए मिडल ईस्ट इतना बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि ये यूएस में, यूरोप में ज़्यादा सेल करते हैं। तो इसमें आप टेक्सटाइल सेक्टर को देख सकते हैं, जिसके अंदर अरविंद आ जाता है, मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें। वेल्सपन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, पेज इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स, ये कुछ कंपनीज हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, और जितनी भी कंपनीज हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल भी हम काफ़ी सेल करते थे, तो रिलायंस को एक तो कॉस्ट प्राइस इसका इंक्रीज हो रहा था, और उसका एक मिडल ईस्ट वाला मार्केट भी रुका हुआ था, तो रिलायंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। कुछ कंपनीज हैं जिनको सेंटीमेंट्स की वजह से घाटा हुआ था, तो वो कंपनीज की बात करते हैं। जैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, डीजल की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसके चक्कर में जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं उन कंपनीज की काफ़ी पिटाई हुई है। मारुति लगभग 15% डाउन है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। पर इस पर एक और इम्पैक्ट इस बात का भी है कि यूएस और यूरोप वाली जो डील है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे आ सकता है इन कंपनीज पे। तो आप देख सकते हैं मारुति मेरे को अच्छी लग रही है करंट वैल्यूएशंस पे। Hyundai एक कंपनी है जो 16% डाउन है, पर पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी काफ़ी खोया है, पर अप्रैल में कुछ रिकवरी दिखाई है, पर पता नहीं आगे दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। महिंद्रा का शेयर 11% डाउन है, इस पे भी यूएस और यूरोप वाली डील का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसकी वजह से भी कुछ डाउन है, और कुछ डाउन जो सेंटीमेंट खराब हुए हैं उसकी वजह से। टाटा मोटर्स भी लगभग 7% डाउन है, पर इस स्टॉक की पिछले कई सालों से, 1-2 साल से काफ़ी पिटाई चल ही रही है, क्योंकि इनका JLR ग्रुप काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक JLR ग्रुप
की कहानी अच्छी नहीं होती तब तक टाटा मोटर्स पे वेट कर सकते हैं। अगला है ऐसी कंपनी जिनको प्रोजेक्ट अटक सकते थे, जो मिडल ईस्ट में प्रोजेक्ट करती थी। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एल का, जो इनके बहुत सारे 30% के आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिडल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं। तो इस स्टॉक की भी कुछ पिटाई हुई है, इसने काफ़ी रिकवरी दे दी है, पर अभी भी ये अपने जब से वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से 8% नीचे है, तो इसमें अभी भी एक अपसाइड पोटेंशियल है। अगली बात करते हैं जोमेटो और इटर्नल की। ये ऐसी कंपनीज है जिन पे लोगों को लगा था कि अगर एलपीजी खत्म हो जाएगा तो इन पे भी इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी वैल्यूशन इनकी हाई रहती है, पर इन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रखा है। खासकर स्विगी 19% नीचे, पर इसके और भी कारण है। जोमेटो 1% नीचे है, पर उसके भी कारण है, जैसे दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन कर दिया था, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है इस फील्ड में, पर आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आप कौन सी कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, कमेंट्स में शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड।